everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, today I come up with a very important topic, that is Paris Agreement, and this topic is from Unit 9 of Paper 1 ऑफ योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 का यूनिट 9 दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्यों इसको बनाया गया। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है वीडियो का। पार्ट 2 में हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं। सो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या, और यहाँ पर ये जो बात हुई है आपके क्लाइमेट चेंज की, ये बेसिकली क्या है। सो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। क्लाइमेट चेंज क्या है? एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। क्या है? तो क्लाइमेट चेंज जो है आपका, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये दुनिया भर के सभी एरियाज को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, जो बढ़ता हुआ सी वाटर का लेवल है और क्लाइमेट के जो बदलते पैटर्न हैं उन्होंने मोस्टली पीपल्स की लाइफ को अफेक्ट किया है। दुनिया भर के सेवरल एफर्ट्स, तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में इंक्रीमेंट जारी है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ना है वो कम नहीं हो पा रहा है, और आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम कुछ साइंटिस्ट की अगर यहाँ पर बात करें जलवायु परिवर्तन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आपके जो कमिंग ईयर्स हैं, जो आने वाले वर्ष हैं, उनमें क्या होगा कि जो आपकी अर्थ सरफेस है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो इस हद तक बढ़ जाएगा, इतना काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा कि हमें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो इन्वायरमेंट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, इससे आपका क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्ट्स को भी खतरा हो रहा है। आपका जो समुद्र का वाटर लेवल है वो भी बढ़ रहा है, और आप यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका 1980 से लेकर 2011 के बीच फ्लड की वजह से दुनिया भर के अप्रॉक्स 50 मिलियंस लोग प्रभावित हुए थे। किसकी वजह से? फ्लड के कारण। 1980 से 2011 के जो आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ आपके 5 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब काफ़ी कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो काफ़ी कंट्रीज़ में इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मेजर इकोनॉमिक एरियाज़ हैं जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आपका टूरिज्म हो गया, तो ये सब प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम विश्व के कुछ हिस्सों की बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, विश्व के कुछ हिस्सों में कंटिन्यूस
कंटिन्यूस हमें सूखा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ड्रॉट की कंडीशंस हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, किसकी वजह से दिखाई दे रही हैं? इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ड्रॉट की कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? पानी की कमी से जूझ रहे हैं, भयंकर पानी की कमी हो रही है, सूखा हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के केप टाउन की, ठीक है, अब साउथ अफ्रीका के केप टाउन से हमारा आशय यहाँ पर क्या है, मतलब क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? तो इसको डिस्कस करने का मतलब यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज का एक एग्जाम्पल देना है। तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं साउथ अफ्रीका का केप टाउन। साउथ अफ्रीका के केप टाउन की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था? आपका 0 डे की कंडीशन आ गई थी। क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड दैट व्हाट इज 0 डे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 डे है क्या? तो 0 डे की अगर हम बात करें तो 0 डे ये साउथ अफ्रीका में जो वाटर क्राइसिस हुआ था, ठीक है, जो पानी का जो संकट आया था उसकी वजह से क्या हुआ था? माइग्रेशन हुआ था। तो ये जो 0 डे है ये वाटर क्राइसिस की वजह से होने वाले माइग्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह थे वो माइग्रेट कर रहे थे वाटर क्राइसिस की वजह से, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से मोस्टली एनिमल्स ने माइग्रेट तो किया ही था, साथ ही साथ वो आपके एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुँच गए थे। ठीक है, यानी कि वो खत्म होने की कगार पर थे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो अब ये जो क्लाइमेट चेंज था इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो WHO की अगर हम बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना था कि जो ड्रॉट है, ठीक है, जो सूखा है, आपकी पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, आपका पॉल्यूटेड वाटर है, तो इनकी जो बैड क्वालिटी है उसकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी बैड क्वालिटी की वजह से आपका कोस्टल एरियाज जो हैं, ठीक है, जो तटीय इलाके हैं, उनमें क्या हो रहा है? जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन्हीं सब वजहों से, इन्हीं सब कारणों की वजह से यूनाइटेड नेशन UN का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज के जो ये इफेक्ट्स हैं इनके अगेंस्ट कंटिन्यूअस प्रोसीडिंग के बिना इनसे निपटना पॉसिबल नहीं है। ये किसने कहा था? यूनाइटेड नेशन ने कहा था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसने सुझाव दिया था इस पेरिस एग्रीमेंट का? तो UN, यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि उसने कहा था कि अगर कोई भी हम इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कंटिन्यूअस कार्रवाई नहीं करेंगे तो तब तक इससे निपटना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो यही कारण था जिससे बचने के लिए आपका पेरिस एग्रीमेंट लाया गया। ठीक है, आप सभी को लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग से क्या कहानी सुनाई जा रही थी। इस कहानी को सुनाने का जो मेन मोटिव था वो यही था, पेरिस एग्रीमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसी से निपटने के लिए पेरिस समझौता किया गया था। अब ये पेरिस समझौता कब किया गया था? तो ये जो पेरिस समझौता है इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के बीच इस समझौते पर क्या हुए थी? बातें हुई थी, डिस्कशन हुआ था, कार्रवाई हुई थी। ठीक है, अब ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या? तो ये एक एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है। ठीक है, पर्यावरण के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज था उससे अफेक्ट पर्यावरण पर ही आ रहा था। तो क्लाइमेट चेंज के से और उससे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे थे उन सभी से निपटने के लिए 2015 में कुछ कंट्रीज ने मिलकर क्या किया? पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस समझौता किया। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट था तो इसके अगर हम एम की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो वो क्या थी? तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इनका उद्देश्य था कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको काफ़ी हद तक
कम किया जा सके, ताकि जो ये सदी है, इस सदी में जो ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखा जा सके। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आगे चलकर टेम्परेचर में जो ग्रोथ है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का टारगेट सेट किया गया। और ये बिल्कुल क्लियर है, कि ये जो टारगेट सेट किए गए थे एग्रीमेंट के दौरान, तो इनको कंप्लीट करने के लिए हर कंट्री को क्या करना था, हर कंट्री को जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा था उसको कम करना था। और ग्रीन हाउस का एमिशन कहाँ से होता है, तो ये जो आप लोग रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, एरोजल्स का यूज़ करते हैं, इन सभी से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो इन सबका यूज़ आपको कम करना, इको फ्रेंडली केमिकल्स का इस्तेमाल करना है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो सके। तो यहाँ पर कंट्रीज़ जो थी तो वहाँ पर यही बोला गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये तभी फुलफिल हो पाएगा जब हम जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पर डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनको क्लाइमेट चेंज से निपटने के एफर्ट्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक वे प्रोवाइड करना था। ठीक है, प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में आपके 196 देश जो हैं, 196 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं या की हुई हैं। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने कि इस एग्रीमेंट पर साइन किया था, तो ये है आपकी सीरिया। ठीक है, जो पहली कंट्री है आपकी वो है आपकी सीरिया। इस सीरिया नामक देश ने इस पेरिस समझौते पर सबसे पहले अपने हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो उसको कहीं नोट कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला देश था, पहला नहीं आखिरी देश था ये जो सीरिया था, इसने लास्ट सिग्नेचर किया था। और इनमें से 179 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने समझौते को क्या किया था, औपचारिक रूप से अपनी परमिशन दे दी थी। जबकि जो रशिया है, जैसे कुछ कंट्रीज़ थी जैसे कि आपकी रशिया हो गई, ठीक है, आपकी टर्की हो गई, आपका ईरान हो गया, तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ ने अभी तक एग्रीमेंट में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका पेरिस एग्रीमेंट। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हमने पेरिस एग्रीमेंट की बात की, आपने कुछ कंट्रीज़ को डिस्कस किया कि आपकी जो सीरिया है वो कैसी कंट्री है, लास्ट कंट्री है जिसने कि इस पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया था लास्ट बार। और 179 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी परमिशन दे दी है, जबकि कुछ कंट्रीज़ हैं, एग्जाम्पल रशिया, टर्की एंड ईरान, जो कि अभी तक औपचारिक रूप से यहाँ पर शामिल नहीं हुए। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी था पेरिस एग्रीमेंट को लाना। वैसे तो ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरिस एग्रीमेंट को लाने का मोटिव क्या था, क्यों इसको लाया गया और इसके क्या कारण थे, लेकिन फिर भी हम पार्ट 2 में इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो सके। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स सेकेंड पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।